नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की जो बहुत शक्तिशाली है और जिस पर हमेशा बहस होती रहती है। आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस। तो कभी सोचा है कि अगर देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, मान लीजिए युद्ध की स्थिति बन जाए, तो क्या होगा? क्या हमारा देश, हमारा सिस्टम एकदम ठप पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान ने ऐसी मुश्किल घड़ियों के लिए भी एक रास्ता तैयार किया है, और यही रास्ता है इमरजेंसी प्रोविजंस का। इसे ना एक तरह से संविधान का सेफ्टी वॉल्व समझिए। जैसे प्रेशर कुकर में जब दबाव बहुत बढ़ जाता है तो सेफ्टी वॉल्व उसे फटने से बचाता है ना। बिल्कुल वैसे ही ये प्रावधान देश को मुश्किल हालात में बिखरने से रोकते हैं। ये देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर संविधान में इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि इमरजेंसी कितने तरह की होती हैं, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इन जबरदस्त शक्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, इस पर भी बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। आखिर हमारे संविधान बनाने वालों को ऐसे प्रावधानों की जरूरत महसूस ही क्यों हुई? देखिए, इसके पीछे 3 बहुत बड़े मकसद थे। पहला, कि देश की संप्रभुता और एकता पर कोई आंच ना आए, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, हमारे डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सिस्टम को बचाए रखना। और तीसरा, खुद संविधान की हिफाजत करना। मतलब आसान शब्दों में कहें तो ये प्रावधान केंद्र सरकार को इतनी ताकत दे देते हैं कि वो किसी भी बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकें। अच्छा, तो अब ये समझना जरूरी है कि हमारे संविधान में इमरजेंसी को 3 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। हर कैटेगरी एक अलग तरह के संकट से निपटने के लिए है। ये हैं वो 3 प्रकार। पहला है आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। और तीसरा आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे गंभीर वाली इमरजेंसी की, यानी नेशनल इमरजेंसी। इसे ऐसे ही कभी भी नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए सिर्फ 3 ही वजह हो सकती हैं। या तो युद्ध हो, या किसी दूसरे देश ने हम पर हमला कर दिया हो, या फिर देश के अंदर ही लोग हथियार उठाकर विद्रोह कर दें। मतलब साफ है, ये तभी लागू होगी जब देश की सुरक्षा पर बहुत ही बड़ा और सीधा खतरा हो। और देखिए, इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है हम सबके मौलिक अधिकारों पर, यानी फंडामेंटल राइट्स पर। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 20 और 21 यानी जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इनको छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और गंभीर कदम है जो सरकार को असाधारण शक्तियां दे देता है। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप की इमरजेंसी पर, जिसके बारे में हम अखबारों में काफी सुनते हैं। राष्ट्रपति शासन। ये पूरे देश में नहीं बल्कि किसी एक खास राज्य में लगाया जाता है। ये तब लगाया जाता है जब उस राज्य के गवर्नर को लगता है कि वहां की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है। मतलब एक तरह से राज्य का जो संवैधानिक ढांचा है वो फेल हो गया है। ऐसे में जो चुनी हुई सरकार होती है उसे हटा दिया जाता है और उस राज्य का पूरा कंट्रोल सीधे केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है। तो यहां पर दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, नेशनल इमरजेंसी पूरे देश के लिए है, और वो भी युद्ध जैसे बड़े संकट के समय। दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन सिर्फ एक राज्य तक सीमित है, और तब लगता है जब वहां की सरकार ठीक से काम ना कर रही हो। एक में केंद्र और राज्य के रिश्ते बदल जाते हैं, पर दूसरे में तो राज्य की सरकार ही भंग हो जाती है। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी प्रकार की इमरजेंसी की, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका लेना देना देश की आर्थिक स्थिति से है। ये उस हालत में लगाई जा सकती है जब देश की आर्थिक स्थिरता या क्रेडिट पर बहुत बड़ा खतरा आ जाए। सोचिए, अगर ऐसी नौबत आ गई तो केंद्र सरकार राज्यों को पैसों के मामले में कड़े निर्देश दे सकती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक काटी जा सकती है। लेकिन यहां एक राहत की बात है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी। भारत के 75 साल से भी ज्यादा के इतिहास में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत कभी नहीं आई है। ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की मजबूती को भी दिखाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये प्रावधान केंद्र सरकार को कितनी जबरदस्त पावर देते हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर हमारे संविधान में इसके मिसयूज को रोकने के लिए क्या सुरक्षा कवच बनाए गए हैं? एक बहुत मशहूर कहावत है, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।
और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने इसके लिए कई पुख्ता इंतजाम किए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 44वां संविधान संशोधन। देखिए, 1975 की इमरजेंसी का अनुभव बहुत कड़वा रहा था। उसी से सबक लेते हुए 1978 में आंतरिक गड़बड़ी जैसा एक गोलमोल सा शब्द हटा दिया गया। उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह जैसा ठोस शब्द लाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी सरकार सिर्फ अपनी मर्जी से इमरजेंसी ना लगा दे। इसके साथ ही यह भी नियम बना दिया गया कि राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं, बल्कि पूरे कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। और भी कई मजबूत सेफगार्ड्स हैं, जैसे किसी भी इमरजेंसी की घोषणा को संसद के दोनों सदनों से पास करवाना पड़ता है। फिर समय समय पर इसकी समीक्षा भी होती है। और सबसे बड़ी ढाल है हमारी अदालतें। अगर सरकार ने गलत नियत से इमरजेंसी लगाई है तो कोर्ट के पास उसे रद्द करने की भी शक्ति है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है, ये इमरजेंसी की शक्तियां हमारे लोकतंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच है या फिर एक दो-धारी तलवार, एक ऐसी तलवार जिसके गलत इस्तेमाल का खतरा हमेशा बना रहता है? शायद इसका जवाब इन शक्तियों में नहीं, बल्कि इन्हें इस्तेमाल करने वालों की नीयत और उनकी संवैधानिक नैतिकता में छिपा है। इस पर सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।